फूड, भोजन, आहार हमारे जीवन की सबसे मूलभूत ज़रूरत है। पर ये ज़रूरत आज के एफ्लुएंट सोसाइटी में हमारे नॉरिशमेंट से बढ़कर हमारे टेस्ट, हमारे टैंगीनेस पे केंद्रित हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि हमें स्वादिष्ट भोजन नहीं करने चाहिए, पर स्वाद के कारण हम उसके नॉरिशमेंट, उसका जो मुख्य पर्पस है उस फूड को लेने का, वो कहीं हमें कंपनसेट नहीं करना चाहिए। तो आज हम आहार से जुड़ी इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आहार मुख्यतः हमारे नॉरिशमेंट के लिए है और इसका कार्य शरीर के अलग अलग स्तरों पे भिन्न भिन्न ढंग से होता है। हमारे आहार, हमारे भोजन से जुड़ी एक पूरी विज्ञान कार्य कर रही है, कई सारे अनुसंधान हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रीजेनेटिक्स की, न्यूट्रीजेनोमिक्स की, यानी ये आहार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे जेनेटिक लेवल पे कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, उन पे वो क्या प्रभाव कर रहे हैं। हम इतनी एडवांसमेंट कर चुके हैं आहार को लेके, हम अपने न्यूट्रिशन को लेके, अपने डाइट को लेके, लेकिन फिर भी जो सबसे एफ्लुएंट सोसाइटी भी है दुनिया की, वो भी आज कई सारे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो कहीं हम गलत हैं। हम चाहे कितना भी इसमें विकास कर लें, इस विज्ञान को चाहे जितना भी समझ लें, लेकिन अगर हम जो उसका मुख्य पर्पस है कि हमारा समाज कम से कम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स से ग्रसित ना हो, जिसके पास ऑप्शंस है खाने के, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, जो भूखमरी के शिकार है, वो एक अलग कहानी है, उनके लिए कुछ और करना है। पर जिनके पास सारे ऑप्शंस हैं आहार के और वो पीड़ित हो जाए किसी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से, तो ये थोड़ी सी गलत बात लगती है। तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं इस विज्ञान को समझने में। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो क्या हमारे पास इसका जवाब है? क्या आयुर्वेद के पास इसका जवाब है? ऑब्वियसली हाँ, हमारे पास इसका जवाब है, और वो जवाब है हमारे अन्नपान विधि में। आचार्य चरक ने जो अन्नपान विधि का वर्णन किया, वो एक इलाबोरेट साइंस है इस पूरे आहार के पोषण क्रम को समझने का। कौन सा आहार कब लेना है, कौन सा आहार बेहतर है, और इसके पीछे के संपूर्ण विज्ञान का एक ये मूलभूत आधार है। और आज हमारी चर्चा मुख्यतः चरक के अन्नपान विधि पे ही आधारित होगी। अन्नपान को अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो इसमें दो शब्द हैं, एक है अन्न और एक है पान। सामान्यतः हम लोग जब बात करते हैं तो अन्नपान हमें लगता है कि वो एक शब्द है, पर ये अन्न और पान दो शब्दों से बना है। अन्न वो है जो प्राण का धारण करता है और पान वो है जो प्राण का वहन करता है। अर्थात अन्नपान मुख्यतः हमारे प्राण का धारक और वाहक है। हम जैसे आधुनिक विज्ञान में समझ रहे हैं कि हमारा आहार में कितनी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, कितने विटामिन होने चाहिए, कितनी प्रोटीन्स होनी चाहिए, कितने ट्रेस एलिमेंट्स होने चाहिए, ये आधार आयुर्वेद का नहीं है। तो क्या हम इस आधार को छोड़ दें? नहीं, हमारा जो अन्नपान विधि है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। जो भी शरीर की ज़रूरतें हैं वो हम इसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इन स्तरों पे भी अगर सोचें तो ऐसा वर्णन ना होने के बावजूद भी ये चीज़ें अपने आप ही उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि अगर हम अन्नपान की बात करें तो हम कहीं कार्ब्स और प्रोटीन्स और इन सब को मिस कर रहे हैं। नहीं, ये सारे ऑटोमेटिकली ही उसमें इंक्लूडेड है। तो ये अन्नपान करता क्या है? तो इसके लिए कहा आचार्यों ने कि ये ईंधन है, किसका? अंतराग्नि का। हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारे भोजन को पचाता है, उसका ये फ्यूल है। अगर ये फ्यूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली अंतराग्नि भी खत्म, अंतराग्नि भी रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अन्न प्राण का धारण करने वाला और पान प्राण का वहन करने वाला, और यही प्राण को पूरे शरीर में संचारित करता है। ऐसा भी कहा कि तत्सत्वम ऊर्जयति, यह मन को भी ऊर्जा देता है। तो आहार के बारे में कई सारी बातें हैं, पर इसके प्रधानता को, इसके जो मुख्य लक्ष्यांत है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है शरीर में, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम समझे कि उपस्तंभ क्या है। 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में माने गए, एक आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा आनंद। आहार जो हम ग्रहण करते हैं, निद्रा जो हम इंद्रियों को आराम देने के लिए
जिसका हम सेवन करते हैं, और आनंद, हमारी स्मृतियों से परे जो आनंद है, उस आनंद की हम बात कर रहे हैं। ये तीनों ही चीज़ें एक्चुअली लगती हैं अलग, पर इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, और वो है पोषण। आहार हमारे शरीर को पोषण देता है, निद्रा हमारे तन्मात्राओं को पोषण देता है, और आनंद हमारे सत्व को पोषण देता है। और ये तीनों एक्चुअली न्यूट्रिशन ही देने वाली हैं। पर आज हम आहार की ही चर्चा करेंगे, पर बस हम ये बता दें कि अगर ये आहार नियमित हो गया, ये आहार सुचारू हो गया, ये आहार सही हो गया, तो ये फलतः आगे निद्रा को पोषित करेगा, और वो फलतः फिर आनंददायक भी होगा। तो ये तीनों उपस्तंभ के लिए मुख्य, ये सबसे प्रधान है आहार। जहाँ एक तरफ सही आहार हमें स्वास्थ्य देता है, शायद इसीलिए इसको महाभेषज कहा गया। महाभेषज यानी सभी औषधि में प्रधान। अगर आहार सही हो जाए तो हम कई सारे रोगों को होने से रोक सकते हैं, कई सारे रोग होने पर हम आहार से चिकित्सा भी कर सकते हैं। इसलिए आचार्य काश्यप ने इसको महाभेषज कहा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये आहार अनियमित हो जाए, ये आहार अहितकर हो जाए, ये आहार सेवन करने के तरीके, ये आहार के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अगर गलत हो जाए, तो ये शरीर के अंदर दोषों को उत्पन्न भी करता है। और इसीलिए जो कहे गए जो सबसे बड़े 8 महादोषकर भाव, मतलब द 8 मेजर विटिएटर्स ऑफ बॉडली ह्यूमर्स, ये जो 8 महादोषकर भाव में 2 भाव आहार से ही जुड़े हैं। अजीर्ण में भोजन, मतलब अगर हमारा भोजन पचित नहीं है शरीर में और उसी अवस्था में हम भोजन लेते हैं, वो महादोषकर भाव है। और अहितकर भोजन, ये भी महादोषकर भाव है। तो 8 में से 2 भाव दोष उत्पन्न करने वाले प्रधान रूप से आहार से ही रिलेटेड है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा आहार क्या हो, हमारे डाइनिंग प्लेट में क्या सजा हो। क्योंकि मुख्यतः हमारा व्यथा तो यही है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या हम खाएं जो हमारे लिए हितकर हो, और क्या हम वो ना खाएं जो हमारे लिए अहितकर है। तो इसके पीछे का विज्ञान समझना पड़ेगा, और इसके पीछे का विज्ञान को अगर हम एक शब्द में अगर कहें तो उसके पीछे का विज्ञान सिर्फ और सिर्फ प्राण है, न कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। और हम सिर्फ प्राण पे ही ये पूरा आधारित विज्ञान है, और प्राण की ही हम चर्चा करेंगे। ये प्राण न्यूट्रिशन के रूप में, ये प्राण न्यूट्रिएंट्स के रूप में शरीर के विभिन्न स्तरों पे किस ढंग से कार्य करते हैं। और ये भी समझेंगे कि क्या हर आहार हर स्तर पे कार्य करता है, या हर आहार का एक टारगेट है, एक टारगेट ऑर्गन है, वो किसी खास स्तर पे ही जाकर कार्य करता है। अगर हम ये समझ लें तो हम बेहतर अपने डाइनिंग प्लेट को सजा सकते हैं। तो फिर आयुर्वेद के अनुसार अच्छा आहार वही है जो उत्तम प्राण को उत्तम स्थान पे, उत्तम समय पे और उत्तम रीति से प्रदान करे। अगर यह कर रहा है तो वो अच्छा आहार है, वो हितकर आहार है। और अगर ये नहीं कर पा रहा तो वो अहितकर आहार है। और ये हितकर अहितकर की जो परिभाषा है वो फिक्स्ड नहीं है हर एक के लिए। ये हर एक व्यक्ति के प्रकृति, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य, उसके शारीरिक और मानसिक कार्य। अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है तो उसके लिए नियम अलग होंगे। कोई व्यक्ति अगर बैठकर कार्य कर रहा है तो उसके लिए नियम अलग होंगे। कोई व्यक्ति अगर दौड़ने का कार्य कर रहा है तो उसके लिए अलग होगा। कोई व्यक्ति बैठ के दिन भर सिर्फ पेन चला रहा है तो उसके लिए अलग होंगे। तो ये हितकर आहार कोई, या हितकर आहार की कोई कन्फाइंड कोई बाउंड्री नहीं है। ये एज पर नीड, एक व्यक्ति की क्या जरूरत है उसके कार्य के अनुसार, उसके कार्य मुख्यतः शारीरिक है, उसके कार्य मुख्यतः मानसिक है, इन सब पे ये आधारित होगा। पर मूलतः प्राण ही है जो उस व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जान्वित कर रहा है। और हमें कौन सी ऊर्जा चाहिए, कौन सा प्राण चाहिए, ये आहार निर्धारित करेगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ये आहार हमारे शरीर में जाकर शरीर के विभिन्न स्तरों पे इसके साथ क्या होता है, वो क्या प्रभाव डालता है और वो किस ढंग से परिणत होता है। सबसे पहले हम ये समझें कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये कुछ तत्वों से बना है। वो 24 तत्व हैं। ये 24 तत्व वो नहीं जो हम समझते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटासियम और ये सारे, बल्कि आयुर्वेद के तत्व कुछ दूसरे 24 तत्व हैं। हम इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे, पर यह समझ लें कि इन्हीं 24 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, हमारा शरीर भी बना है। और ये 24 तत्व से ही धातु परमाणु बनते हैं, और ये धातु परमाणु फिर फलता
हमारे धातु उत्तक बनाते हैं। धातु उत्तक यानी हमारे टिश्यूज, और फिर ये धातु उत्तक हमारे प्रत्यंग, ये प्रत्यंग फिर हमारे शरीर के 6 अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर, हमारा मध्यकाय और हमारा सिर, ये 6 अंग बनाते हैं। और इन 6 अंगों के मेलक को हम ये शरीर कहते हैं। तो ये 24 तत्वों से ही बना है और इसी क्रम से ये हमारा शरीर बना है। ये सारे 24 तत्व मिलकर जो क्रमवत शरीर का निर्माण कर रहे हैं, ये इस पूरे फ्रेमवर्क को आयुर्वेद के में एक शब्द आया है समवायता, तो हम इसको समवायता कहते हैं। ये जो 24 तत्व हैं, ये क्रमशः जो शरीर का फ्रेमवर्क बना रहे हैं। ये शरीर मूलभूत रूप से 2 तरह के कार्य करते हैं। पहले कार्य को हम जीवन यापन कहते हैं। जीवन यापन यानी हमारे शरीर में जितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनमें जो होने वाले कार्य हैं वो जीवन यापन है। और दूसरे जो हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक कार्य हैं। अब ये जो दोनों कार्य हैं, चाहे वो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर हो या फिर हमारे जो बाह्य कार्य जो हमारे कायिक रूप में, वाचिक रूप में या मानसिक रूप में प्रकट हो रहे हैं, इन सभी कार्यों के लिए जो प्राण निहित चाहिए, वो प्राण का जो मूलभूत आधार है वो आहार ही है। अब अगर ये शरीर कार्य कर रहा है तो कार्य करने में प्राण की खपत भी होगी, ऊर्जा की खपत भी होगी, जो उसके पीछे का निहित न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट्स की खपत भी होगी अलग अलग स्तरों पर। तो ये खपत को पूरा करने के लिए जो शरीर में न्यूट्रिशनल सिस्टम है, इस न्यूट्रिशनल सिस्टम का नाम अनुवर्तन है। ये अनुवर्तन फिर 3 स्तरों में बटा है। पहला जो स्तर है वो गट के लेवल पे है, जिसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं। दूसरा जो स्तर है वो टिश्यू के लेवल पे है, जिसको हम लोग शाखा कहते हैं। और जो तीसरा जो स्तर है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के रूप में है, जिसको हम लोग मर्मास्थि संधि कहते हैं। तो ये क्रमवत कोष्ठ से जो पोषण है वो शाखाओं को, और शाखाओं से पोषण मर्मास्थि संधि को जाता है। शरीर की पोषण की जो यह अनुवर्तन प्रणाली है, इसको हम फिर से 5 प्रभागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो आहार रस का। आहार रस यानी कोष्ठ के अंदर आहार से निकला हुआ न्यूट्रिएंट, जो उसका सार भाग है वो आहार रस है। दूसरा जो स्तर है वो है रस का। रस मतलब जो आहार रस के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में डिफरेंशियली एज पर नीड प्रवर्तित करने वाला जो भाग है वो रस है। उसके बाद का जो भाग है वो है स्तर, वो धातु उत्तक। ये धातु उत्तक क्या करता है? ये धातु उत्तक जो रस से परिवर्तित जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर समाहित करके और यथा योग्य स्थिति में बना के और उसको एज पर नीड उसका आगे उपयोग के लिए भेजता है। जो अगला स्तर है वह है उपांग का। उपांग के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स का उपयोग होता है। जो पोषक तत्व आहार के हैं, इनका उपयोग करने वाला जो भाग है वो उपांग है। और अगला जो भाग है वो अंग। ये जो न्यूट्रिएंट्स उपांग उपयोग करता है, इसका जो कार्य सामने दिखता है वो कार्य अंग में दिखता है। तो ये 5 स्तर हैं जिन स्तरों पे चल के आहार अपनी अपनी अलग अलग परिणति को प्राप्त होता है। हर एक स्तर पे उस आहार का एक अलग रूप बन जाता है। जब कोष्ठ में है तो वो आहार रस के रूप में है। जब वही उसके अंदर का पोषक तत्व रस में है जो प्रवर्तित हो रहा है पूरे शरीर में, तो उसका अलग रूप है। जब वो धातु उत्तक में आया तो उसका अलग, उपांग में आया तो अलग, और फिर अंततः अंग में अलग। ये जो 5 स्तर हमने समझा, आहार के 5 स्तर, ये 5 स्तरों की क्या प्रधानता है, ये इस बात से हम समझे कि जो आहार के अन्न पान के 12 वर्ग बताए चरक में, ये 12 वर्ग में जो पहले 5 वर्ग हैं वो 5 वर्ग अन्न है। अन्न यानी प्राण का धारण करने वाले। तो क्रमशः वो 5 अन्न जो हमने ये 5 स्तर समझे, इन स्तरों पे ही क्रमशः कार्य करता है। यानी शुक धान्य आहार रस के स्तर पे, शमी धान्य रस के स्तर पे, और बिल्कुल इसी ढंग से क्रमशः आगे। वहीं अगले जो 6 से लेके 10 तक जो अगले 5 अन्न के प्रभाग हैं वो पान है। पान यानी प्राण का वहन करने वाले, और ये भी क्रमशः उसी ढंग से है। जो उसमें हरित वर्ग है वो आहार रस के स्तर पे, जो मध्य वर्ग है वो रस के स्तर पे, और क्रमशः इसी ढंग से ये 10 अन्नपान के विभाग
यानी 5 अन्न और 5 पान। ये जो हमने 5 स्तर समझे, इन्हीं 5 स्तरों पे क्रमशः प्राण का धारण और प्राण का वहन करते हैं। और फिर अंत में जो बच जाते हैं 2, वो है कृतान्न वर्ग और आहार उपयोगी वर्ग। ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, ये अन्न और पान को मिलाने वाली, इनका संयोजन करने वाली, या फिर सामान्य भाषा में कहें कि हम किचन में इनको किस ढंग से प्रिपेयर करेंगे, इन 5 अन्न और 5 पान के रेसिपीज को, इसका विज्ञान है। हम अन्न पान के इन सारे वर्गों की चर्चा बारी बारी से विस्तार से करेंगे, पर मैं ये बता दूं कि जो अन्न है, जैसा कि मैंने कहा, वो प्राण का धारक है। तो कोष्ठ के स्तर पे अगर सुखधान का कार्य है, तो आहार रस में जो प्राण का धारण करने वाला है वो शुकधान है। यानी शुकधान के अंतर्गत जितने भी तरह के चावल और कई सारे और अन्न हैं, वो प्राण का धारण आहार रस में करते हैं। पर जो आहार के पोषक तत्वों का आहार रस में वहन करने वाला है, वो भाग हरित वर्ग है, यानी छठा वर्ग, पान वर्ग का पहला। तो कोष्ठ के स्तर पे शुकधान प्राण का धारण करता है, यानी आहार रस के अंदर प्राण का धारण करने वाला शुकधान है। और जो पान वर्ग के अंदर जो पहला वर्ग है, हरित वर्ग, वो आहार के अंदर से पोषक तत्वों का आहार रस में वहन करने वाला है। इस ढंग से हम क्रमशः अगले के जो 4 स्तर हैं, यानी रस का स्तर, धातुत्व का स्तर, उपांग का स्तर और अंग का स्तर, इन सभी स्तरों पे ये समझ सकते हैं कि जो अन्न है वहाँ उस स्तर पे वो वहाँ प्राण का धारण करने वाला है, और पान प्राण का वहन करने वाला। अगर ये विज्ञान हमें हस्तगत हो जाए कि कौन से स्तर पे कौन प्राण का धारण करने वाला है, कौन प्राण का वहन करने वाला, तो हम बेहतर अपने आहार को सुचारू रूप से ले सकते हैं। बेहतर हम अपने आहार को निर्धारित कर सकते हैं। हम क्या चूज करें अपने खाने में और क्या चूज ना करें, हमें कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके अनुसार हम इस विज्ञान के आधार पे हम अपने आहार का पूर्णतः और सही निर्धारण कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि जो हम लौकिक रूप से जो प्रचलित चीज़ें हैं कि हमें स्प्राउट्स खाने चाहिए, हमें सैलड्स खाने चाहिए, हमें कई सारी चीज़ें प्रचलित हैं, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये चीज़ें ये मिथ हैं या इसके अंदर कोई सच्चाई है या इसके पीछे कोई विज्ञान है, इन सारी चीज़ों की सूक्ष्मता से हम समझ पाएंगे। इसके लिए बने रहें हमारे अगले वीडियोज़ में, और इन वीडियोज़ में हम डिटेल में हर एक वर्ग के बारे में आपको समझाएंगे।